नेहा घर का काम कर रही होती है। वहीं दूसरी तरफ नेहा की सास माला उसकी पड़ोसन विमला से बातचीत कर रही होती है। अरे विमला, तुझे क्या बताऊं, कांता की बहू जब से आई है कांता ने तो पूजा पाठ करना ही छोड़ दिया है। क्यों, ऐसा क्या हो गया? उसकी बहू उससे भी बड़ी पुजारन है क्या जो उसने पूजा पाठ करना छोड़ दिया? अरे धत, तू भी कैसी बातें करती है। वह और पुजारन नहीं बल्कि वो तो मुर्गी की टांग खाना पसंद करती है। अच्छा, उसको क्या कहते हैं, उसका नाम क्या है? अरे विमला काकी, उसे लेग पीस कहते हैं, लेग पीस। कभी खाकर देखो, मजा आ जाएगा। देख रही है ना माला, लगता है तेरी बहू भी ये सब खाती है। अरे नहीं नहीं, मेरी बहू ये सब नहीं खाती। मैंने तो शादी से पहले इसे सब कुछ पूछ लिया था कि मांस मछली तो नहीं खाती। अगर ये खाती तो तुझे क्या लगता है ये मेरे घर की बहू बनती? ना ना, मेरे घर में ये सब कोई नहीं खाता और ना ही मैं ऐसी बहू लाना चाहती थी। अच्छा फिर तो ठीक है, अच्छा है। बहू हरी साग सब्जी जो मजा है ना खाने में, वो मांस मछली खाकर कहाँ ही आएगा। खैर, राम गुण गाओ, दाल रोटी खाओ, बस इसी में जिंदगी है। बढ़िया ही, दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। अरे प्रभु को तो मैं दिल से मानती हूँ, लेकिन मेरी लेग पीस खाने की आदत तो मैंने सबसे छुपा के रखी है और मुझे पिछले कई दिनों से लेग पीस खाने की तलब लग रही है। क्या करूँ, कहाँ जाऊँ अपनी इस तलब को मिटाने? माला ने जब अपने बेटे आदित्य की शादी की थी तभी उसने अपनी होने वाली बहू से ये कहा था कि उसके घर में कोई मांस मछली नहीं खाता और अगर वो खाती है तो ये शादी नहीं हो सकती। तब नेहा के परिवार वालों ने नेहा की झूठ बोलकर शादी करवा दी थी कि वो मांस मछली नहीं खाती है। लेकिन नेहा को चिकन लेग पीस बहुत ही ज्यादा पसंद था और शादी के करीब 1 महीने बाद ही उसे लेग पीस की भूख बर्दाश्त नहीं हो रही थी। अब देर शाम माला और विमला बाजार जाते हैं। तभी अपनी सास को घर से बाहर जाता देख नेहा भी अपना बैग उठाती है और घर से बाहर निकल पड़ती है। कहीं आसपास लेग पीस की दुकान मिल जाए, बस जल्दी से 2-4 टांगे खाकर जल्दी से घर आ जाऊंगी और किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। नेहा घर से बाहर निकल चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ विमला और माला बाजार पहुंचते हैं और सामान लेने लगते हैं। तभी विमला को एक मुर्गे की दुकान दिखती है जहां पर लेग पीस टंगे हुए थे। अरे माला, देख देख, मुर्गे को काट कर तल कर टांग रखा है इन लोगों ने। एक दिन ऐसे ही भगवान इन्हें भी कटाई करेगा इनकी। अरे तू भी क्या सब देखती रहती है? हम जो सामान लेने आए हैं वो लेते हैं और घर चलते हैं। हाँ, ये बात भी तो सही कह रही है, हम भला इसका पाप अपने सर पे क्यों ले। जैसे ही विमला वहां से जाने लगती है उसकी नजर माला की बहू नेहा पर पड़ती है जो उसी चिकन की दुकान में अंदर बैठी हुई लेग पीस खा रही होती है। अरे विमला, चलेगी भी या तेरा भी मन कर गया है ये सब खाने का? अरे नहीं माला, मैं जो देख रही हूँ ना उसे देखकर तेरे भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। अरे तेरी बहू इस दुकान पे बैठी हुई लेग पीस खा रही है, वो देख, वो रही तेरी बहू। विमला, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? मेरी बहू ये सब नहीं खाती और तू मुझे मेरी बहू के खिलाफ भड़का रही है। तेरे सर की कसम खा रही हूँ, तेरी बहू ही है वो। देख तो सही, वही है, भागी जा रही है। अरे जल्दी चल, देख भागी जा रही है तेरी बहू। विमला जब तक माला को वहां लेकर पहुंचती नेहा वहां से निकल चुकी थी क्योंकि नेहा विमला को उसकी तरफ आता देखकर वहां से चली जाती है। अब दोनों बाजार में सामान लेने गए थे लेकिन वो सब छोड़ छाड़ कर वो जल्दी से घर पहुंचते हैं तो देखते हैं नेहा घर के कामों में लगी हुई है। आज तो तूने मुझे उस दुकान में ले जाकर मेरा धर्म ही भ्रष्ट करवा दिया विमला। अब मैं कान पकड़ती हूँ जो तेरे साथ में कभी कहीं जाया करूँगी। अरे मैं सच कह रही हूँ, मैंने अपनी आंखों से तेरी बहू को लेग पीस खाते हुए देखा है। ऐसा लग रहा था जैसे जन्मों की भूखी हो ये। हे राम, हे प्रभु, ये आप क्या कह रही है विमला काकी? मैं और लेग पीस खाती हुई आपको बाजार में दिखी? जी नहीं, मैं तो इसके बारे में कभी सोच भी नहीं सकती। माँ जी, बस आपकी लाज शर्म की इज्जत कर रही हूँ, वरना मैं तो अभी के अभी यहाँ से विमला काकी को धक्के मार कर निकाल देती। बहू, तू इसकी बातों पर ध्यान मत दे। इसकी बकवास करने की पुरानी आदत है, लेकिन आज इसने कुछ ज्यादा ही बकवास की है। माला, आज के बाद मैं तेरे घर नहीं आ पाऊंगी और तू देख लेना, तेरी बहू का सच एक न एक दिन सामने जरूर आकर रहेगा। यह मेरी बद्दुआ है और तब तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। अभी तो बहुत हरे राम कर रही है ना, उस वक्त मुझे बताइयो तू। विमला उस वक्त तो वहां से चली जाती है लेकिन माला विमला के जाने के बाद विमला की बातों पर एक बार गौर करती है लेकिन उसकी बातों में उसे सच्चाई नजर नहीं आती। ऐसे ही समय बीत रहा था और नेहा को जब भी लेग पीस खाने का मन होता तो वो किसी न किसी बहाने से घर से निकल जाती और बाजार जाकर चिकन लेग पीस खाकर आ जाती।
एक रोज की बात है जब माला के पड़ोस में शादी का फंक्शन था, जिसमें माला की बहू, बेटे और माला सभी शामिल थे। अरे ओ विमला, लगता है अब तू मुझसे नाराज है। इतनी भी क्या नाराजगी, पड़ोसन ही हूँ और एक पड़ोसन दूसरी पड़ोसन के काम नहीं आएगी तो और कौन आएगा। आजा गले लग जा, नाराजगी खत्म करते हैं। अरे नहीं नहीं, मैं तुझसे भला क्यों नाराज होने लगी। वैसे इस पार्टी में आने का हमारा कोई फायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ तो सब नॉन वेज ही बना है। वेज खाना तो दिख ही नहीं रहा है कहीं। लेकिन मेरा मन नहीं मान रहा कि मैं यहाँ खाना खाऊं। मैं घर जाकर बहू को ही बोल दूंगी, वही खाना बना देगी और मैं खा लूंगी। हे प्रभु, ये अपने बेटे की शादी में ना जाने क्या ही बनवाकर मेहमानों को खिला रही है। तू सही कह रही है, हमें यहाँ से चलना चाहिए, लेकिन मेरी बहू कहीं नजर नहीं आ रही। इतना कहकर माला अपनी बहू को ढूंढने लग जाती है। वो इधर उधर सब जगह अपनी बहू को देखती है, लेकिन उसकी बहू कहीं नजर नहीं आ रही थी। तभी विमला जोर से चिल्ला पड़ती है। अरे माला, अब तू अपनी बहू को अपनी आंखों से खाना खाते हुए देख ले। देख कैसे चिकन खा रही है। वो देख, तेरे सामने तेरी बहू नजर आ रही है ना तुझे। वो भी एकदम एक साथ 2-3 लेग पीस खाती हुई दिख रही है। राम रे राम, ऐसी बहू भगवान किसी को ना दे। क्या मेरी बहू लेग पीस खाती है? इसका मतलब उस दिन तूने सही कहा था। मैंने ही तेरी बातों पर विश्वास नहीं किया। हे प्रभु, ये कैसे दिन दिखा रहा है तू। मैं तो अपनी इस बहू पर कितना गुमान करती थी कि मेरी बहू मांस मछली नहीं खाती है। इसने तो सरेआम मेरी नाक कटवा दी। अरे सारा मोहल्ला तेरी बहू को देख रहा है। इससे पहले तेरी बदनामी हो जाए, अपनी बहू को छोड़कर यहाँ से निकल। ये तू कैसी बातें कर रही है? ये तो मेरी और बदनामी भी कर देगी। चल, इसको जैसे भी लेकर घर चलते हैं। कोई फायदा नहीं है। तो लोगों की भीड़ तो देख ही रही है ना, जो सिर्फ तेरी बहू को ही देखे जा रही हैं। ऐसा लग रहा है कि कोई बुरी शक्ति उसके अंदर समा गई हो। हे भगवान, हे प्रभु। इतना कहकर माला और विमला नेहा के पास पहुंचते हैं। नेहा फिर भी अपने आप को रोक नहीं पा रही होती। उसे लेग पीस इतना ज्यादा पसंद था कि वे एक के बाद एक लेग पीस खाई जा रही थी। तभी माला अपनी बहू का हाथ पकड़ लेती है। माँ जी, ये मुझे क्या हो गया? ये चिकन लेग पीस? नहीं नहीं माँ जी, ये सब वो बुरी शक्ति कर रही है जो रोज रात मेरे सपने में आती है। तू किस बुरी शक्ति की बात कर रही है बहू? अब तो पकड़ी गई है तो बहाने बना रही है। बहू तू घर चल, मैं तुझे आज तेरे मायके भिजवा देती हूँ और उसके बाद तुझे मेरे घर आने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे ऐसी बहू नहीं चाहिए। माँ जी, आप मेरा यकीन कीजिए। देखिए, अभी भी मेरा हाथ लेग पीस की तरफ बढ़ रहा है। मुझे रोकिए ना माँ जी, मुझे रोक लीजिए माँ जी। नेहा तो एक्टिंग कर ही रही होती है और विमला सब समझ जाती है। तभी विमला टेंट के पीछे जाती है और रसोईया से झाड़ू मांग कर लाती है और वो झाड़ू लाकर विमला माला की बहू नेहा पर चलाने लगती है और कहती है, मेरी बहू के ऊपर से हट। काली शक्ति, दूर हट जा। मैं कहती हूँ दूर हट। विमला, ये तू क्या कर रही है? मेरी बहू को झाड़ू से क्यों मार रही है? अरे तू छोड़ दे उसे। मैं तेरी बहू को नहीं मार रही हूँ माला, मैं तो इसके अंदर से बुरी शक्ति को निकाल रही हूँ जिसने लेग पीस खाया है। विमला लगातार नेहा को झाड़ू से मारती रहती है और ज्यादा मार खाने के बाद नेहा खुद ही हाथ जोड़कर अपनी सास और पड़ोसन विमला से कहती है, माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। और विमला काकी, बस कीजिए। ये सब मैंने जानबूझकर किया। मुझ पर कोई बुरी शक्ति का प्रकोप नहीं है। दरअसल मुझे लेग पीस खाना बहुत पसंद है और ये बात मेरे घर वालों ने शादी से पहले आपसे छुपाई थी। माला को जब ये पता चलता है तो माला के गुस्से का ठिकाना नहीं रहता और माला नेहा को घर ले जाकर नेहा के मायके वालों को बुलाकर उसे मायके भिजवा देती है और उसे कहती है जब तक उसके लेग पीस खाने की आदत न छूट जाए तब तक उसके लिए उसके ससुराल में कोई जगह नहीं है। सुमन की बहू मानसी राजस्थान से आई थी, इसलिए वो खाने में भी हमेशा राजस्थानी खाने की चीजें ही बनाती थी और सबसे ज्यादा दाल बाटी, जो कि उसे बहुत पसंद थी। एक दिन उसकी सास सुमन और देवर अनुज नाश्ता करने के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं। तभी उनकी नजर दाल बाटी पर जाती है, जिसे देखकर अनुज अपनी भाभी को आवाज लगाता है, भाभी, आज नाश्ते में क्या बनाए? मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। देवर जी, मैंने नाश्ता डाइनिंग टेबल पर लगा दिया है। इसका मतलब आज फिर आपने दाल बाटी बनाई है? हाँ, आज मैंने दाल बाटी ही बनाई है। क्यों, क्या हो गया? आपको पसंद नहीं आया क्या? भाभी, पसंद आया है, लेकिन पसंद की चीज रोज कौन खाता है? कोई खा ही नहीं सकता है। और दाल बाटी तो आपने परसों भी बनाई थी। अरे देवर जी, एक दिन का गैप तो हो ही गया, और क्या चाहिए?
बेटा तू भूल क्यों जाता है कि तेरी भाभी राजस्थान से आई है। अब जो बना है वो खा ले, ज्यादा मुंह मत बना। वो तो खाना ही पड़ेगा क्योंकि भूख जो लगी है और कुछ खाने को तो है नहीं। देवर जी, दाल बाटी सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। हमारे राजस्थान में ये बहुत चलती है और मेरी तरह दाल बाटी कोई और बना भी तो नहीं सकता है। हाँ भाभी मैं जानता हूँ, लेकिन आप थोड़ा गैप करके तो बना सकती हो ना। अरे बड़े ही शौक से खाएंगे फिर तो हम, वरना बोर हो जाएंगे खा खा के रोज रोज। अच्छा ठीक है देवर जी, लेकिन आज तो आप खा लीजिए वरना मुझे अच्छा नहीं लगेगा। हाँ हाँ भाभी बिल्कुल, आज तो खा ही लूंगा। माँ जी आप भी खा लेंगी ना? आपको तो पसंद है ना दाल बाटी? हाँ हाँ बहू, मैं खा लूंगी। तू इतना क्यों सोच रही है? हम 2-3 लोग ही तो हैं घर में। एक काम कर, तू हमारे साथ ही बैठकर खा ले, वरना ठंडा हो जाएगा तो तुझे भी अच्छा नहीं लगेगा खाने में। अपनी सास की बात सुनकर सुमन बहुत खुश हो जाती है और अपने देवर और सास के साथ बैठकर नाश्ता भी करती है। कुछ देर बाद वो अपने घर के सारे काम खत्म करके अपनी सास के पास जाती है और उनके पैर दबाते हुए बोलती है, माँ जी आपसे एक बात बोलूं मैं? हाँ बहू बोल ना, तू क्या कहना चाहती है? तुझे मुझसे कुछ भी कहने के लिए पूछने की जरूरत नहीं है। माँ जी मैं इस घर में आकर बहुत खुश हूँ। सुबह आप लोगों के साथ बैठकर नाश्ता करते टाइम मैं ये सोच रही थी कि मेरी शादी कितने अच्छे घर में हुई है, जहाँ ना कोई रोक टोक करता है और ना ही 5 का घूंघट है यहाँ। बहू ये सब पुरानी सोच है और इस घर में मैं ही तो हूँ, तो मैं तुझसे 5 हाथ का घूंघट क्यों करवाऊँ? अगर तेरे ससुर जी होते तो एक समय के लिए मैं सोचती भी। मैं जानती हूँ माँ जी कि आपकी सोच ऐसी नहीं है कि बहू को 4 दीवारी में रखना है, बस उन्हें अपनी मर्जी से कुछ नहीं करने देना। बहू सभी को अपनी मान मर्यादा का पता है। अगर लोग उसी को ध्यान में रखकर काम करें तो किसी को रोकने टोकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी माँ जी आप चिंता मत करिए, मैं आपको शिकायत का एक मौका भी नहीं दूंगी। सुमन और मानसी आपस में बातें कर ही रही होती है कि तभी उनकी पड़ोसन कमला वहाँ आती है और बोलती है, क्या बात है, सास बहू अकेले अकेले बातें करने में लगी हो? तो क्या 4 लोगों को बुलाकर बात करें? हो सकता है कोई जरूरी बात कर रहे हो हम। हाँ हाँ भाई करो ना, मैंने कब मना किया है कि मत करो। मैं भी यहाँ काम से ही आई थी। तू कब से काम करने लगी? तू तो एक नंबर की कामचोर है। ये तो गलत बात है मानसी, कम से कम अपनी बहू के सामने तो मेरी इज्जत कर ले। मजाक कर रही हूँ, तू इतना बुरा क्यों मान गई? अच्छा बोल, किस काम से आई थी? वो मैं तुझे इनविटेशन देने आई थी। कल मैं अपनी बहू का रेस्टोरेंट खुलवा रही हूँ, तो सबका खाना वही है कल। बहू का रेस्टोरेंट? लेकिन क्यों? तेरे घर में तो बहू का बाहर जाना तक अलाउ नहीं है और तू है कि उसके लिए रेस्टोरेंट खुलवा रही है। मैं जानती हूँ मानसी कि मेरे घर वालों को मेरी बहू का काम करना पसंद नहीं आएगा, लेकिन इस वजह से मैं अपनी बहू का गुण थोड़ी ना उससे छीन सकती हूँ। वो बहुत अच्छे चाइनीज बनाती है, लोग उसकी बहुत तारीफ करते हैं, इसलिए मैंने और मेरे बेटे ने मिलकर ये फैसला किया है कि हम उसका रेस्टोरेंट खुलवाएं। आंटी जी आपने ये फैसला बहुत अच्छा लिया है, इससे आपकी बहू को बहुत खुशी होगी और वो अपने पैरों पर खड़ी भी हो जाएगी। यही सब सोचकर तो मैंने अपनी बहू का रेस्टोरेंट खुलवाने का फैसला किया है। दोनों मियाँ बीवी मिलकर संभालेंगे। मेरे बेटे को भी नौकरी की जरूरत नहीं पड़ेगी, आराम से मालिक बनकर रेस्टोरेंट पे बैठा रहेगा। हाँ आंटी जी, इसी बहाने दोनों को एक दूसरे का साथ भी मिल जाएगा। बिल्कुल। अच्छा मैं चलती हूँ, वरना बहुत देर हो जाएगी। अभी मुझे बहुत काम है, कल तुम लोग टाइम से आ जाना। कमला इतना कहकर वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद सुमन भी अपने कमरे में आराम करने के लिए चली जाती है। अगले दिन दोनों सास बहू कमला की बहू के रेस्टोरेंट का उद्घाटन में जाती हैं, जहां लोग उसके फैसले की वाहवाही करते हैं। कुछ देर बाद दोनों घर वापस आ जाती हैं। दिन बीतते हैं, तभी एक दिन सुमन दाल बाटी के साथ और भी कई राजस्थानी डिश बनाती है, जैसे मिर्ची वाड़ा, गट्टे की सब्जी, जिसे खाकर उसका देवर और सास उसकी बहुत तारीफ करते हैं। बहू तो ये सब बना लेती है, मुझे तो पता ही नहीं था। भाभी मुझे तो पता ही नहीं था कि आपको इतना अच्छा अच्छा राजस्थानी खाना बनाना आता है। आपने तो दिल खुश कर दिया। आपके हाथों की दाल बाटी के साथ इतने तरीके का राजस्थानी खाना मिला ना खाने को आज, आय हाय मजा आ गया भाभी। अरे देवर जी ये तो कुछ भी नहीं है, मुझे तो सारी राजस्थानी डिश बनानी आती है। अगर मैंने खिलाना शुरू किया ना तो आप गिनते रह जाओगे। वो तो मुझे पता है भाभी, क्योंकि जब आप हमारे घर आई नहीं थी ना, तो मैं अपने दोस्तों के साथ राजस्थानी खाना खाने के लिए बाहर जाया करता था, किसी ढाबे पे या किसी होटल पे, और हम सब मिलके थाली मंगवाते थे और खाते थे। लेकिन जब से आप आई हो ना, तो हमें कहीं जाने की जरूरत पड़ती ही नहीं है। मुझे राजस्थानी खाना घर पे मिल जाता है, तो मैं क्यों जाऊंगा बाहर खाने को।
हाँ, खाना तो तूने बहुत अच्छा बनाया है। तेरे हाथ में सच में जादू है। भाभी पता है आपको मैं क्या सोच रहा हूँ? मैं ये सोच रहा हूँ हमारी पड़ोस में रहती ना वो कमला आंटी, उनकी बहू की तरह होटल या ढाबा आप भी खोल लो। और भाभी उसका नाम रखिएगा आप राजस्थानी बहू का दाल बाटी ढाबा। फायदे में रहोगी भाभी, क्योंकि आसपास सबको राजस्थानी खाना बहुत पसंद है, लेकिन बनाना किसी को नहीं आता है। मैं तो कहता हूँ खोल लो। आप ही क्या बात कर रहे हो देवर जी? मैं इतना अच्छा खाना भी नहीं बनाती हूँ कि ढाबा खोल लूँ एक। भाभी हमारे अंदर कोई गुण होता है ना, वो हमें कम दिखता है लेकिन दूसरों को ज्यादा दिखाई देता है। आपसे अच्छा ना राजस्थानी खाना कोई नहीं बना सकता है। बाकी आपकी मर्जी, मेरा काम था बताना, मैंने बता दिया। अनुज इतना कहकर वहाँ से चला जाता है, लेकिन मानसी के दिल में ये बात बैठ जाती है। तभी एक रोज वो अपने कमरे में बैठी सोच रही होती है। क्या अनुज बेटा सही बोल रहा था? मुझे अपनी राजस्थानी बहू का दाल बाटी का ढाबा खुलवाना चाहिए या नहीं? क्योंकि सच में आसपास तो कोई राजस्थानी ढाबा नहीं है। अगर मैंने बहू का राजस्थानी ढाबा खुलवा दिया तो शायद मेरे बेटे को बाहर जाकर काम करने की जरूरत ही ना पड़े। मुझे एक बार इस बारे में सोचना जरूर चाहिए और बहू से बात करनी चाहिए। बहू, अच्छा हुआ तू आ गई, मुझे तुझसे कुछ बात करनी थी। हाँ माँ जी बोलिए, आपको क्या कहना है? बहू, अगर मैं अनुज की बात मानकर तेरे लिए राजस्थानी दाल बाटी का ढाबा खुलवा दूं तो कैसा रहेगा? माँ जी आप सच बोल रही हो? मैं कोई सपना तो नहीं देख रही हूँ? नहीं बहू, तू कोई सपना नहीं देख रही है, बल्कि मैं सच में तुझसे पूछ रही हूँ। माँ जी मैं तो कब से आपसे यही बात करना चाहती थी, लेकिन मेरी हिम्मत ही नहीं होती थी। आज आपने मेरा दिल खुश कर दिया ये बात कहकर। ठीक है, फिर अनुज से कहकर मैं ढाबा खुलवाने के लिए कहीं अच्छी जगह देख लेती हूँ। जी माँ जी, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि मैं कितनी खुश हूँ। मैं शादी से पहले जब अपने माता पिता को ढाबा चलाते देखती थी तो मैं भी सोचती थी कि शादी के बाद मैं भी ऐसे ही अपना ढाबा खोलूंगी, और आज वो सपना सच होने जा रहा है। अगर तूने मुझे पहले ये बात बता दिया होता तो मैं तेरा ढाबा पहले ही खुलवा चुकी होती, लेकिन चलो कोई बात नहीं, उस समय ना सही तो इस बार खुलवा दूंगी। मानसी कुछ दिनों में ही अपने राजस्थानी बहू का दाल बाटी का ढाबा खुलवा देती है, जो कि समय के साथ काफी अच्छा चलने लगता है। अब सुमन का राजस्थानी दाल बाटी सिर्फ उसके ससुराल वाले ही नहीं, बल्कि उसके आसपास के सभी लोग भी खाने लगते हैं। कमला अपनी बहू के साथ रहा करती थी। कमला मंदिर के बाहर भीख मांगकर अपना गुजर बसर कर रही थी। कभी उन्हें अच्छे पैसे मिल जाते जिससे उनकी 2 वक्त की रोटी का इंतजाम हो जाता, तो कभी 1 वक्त की रोटी की भी आफत हो जाती। बाबू 2 दिन से कुछ नहीं खाया है, बहू बच्चे भी भूखे हैं। भगवान के नाम पे कुछ दे दो, भगवान आपको खूब तरक्की दे। ए बाबू दे देना। अरे इन्हें यहाँ कौन सुबह सुबह बिठा देता है? अरे भगा के रखा करो इन्हें। बाबू कुछ नहीं खाया है, बच्चे भूखे हैं। इतना बोलकर कमला उस सेठ का पैर पकड़ लेती है। हालांकि उस सेठ ने सफेद कुर्ता पजामा पहना था, और जब कमला उस सेठ के पैर पकड़ती है तो उसके कपड़े में मिट्टी लग जाती है, जिसे देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है। तेरी इतनी हिम्मत हो गई कि तूने मुझे छुआ और तूने मेरे कपड़े भी गंदे कर दिए। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मालिक मत मारिए, मालिक मुझ गरीब को मत मारिए। पहले ही 2 वक्त की रोटी के लिए मार झेल चुकी हूँ, मत मारिए। तुम जैसे लोग इसी लायक होते हो। अरे जितना भी समझा लो लेकिन मानते नहीं हो। मेरे कपड़े गंदे कर दिए, आइंदा से हाथ भी लगाया ना तो हाथ पांव दोनों तोड़ दूंगा। हम गरीब पर तो भगवान भी तरस नहीं खा रहे, फिर हम इन अमीरों से क्या उम्मीद करें? बस इसी पापी पेट की वजह से चप्पल जूते खाने पड़ते हैं। अब जब शाम में कमला अपने घर आती है तो कमला की बहू चंदा अपनी सास के सर पर और हाथों में चोट लगी देखकर अपनी सास कमला से सवाल करती है। माँ जी आप ठीक तो हैं? आपको ये चोट कैसे लगी? कहीं यहाँ पर किसी ने हाथ तो नहीं उठाया? कुछ नहीं बहू, ये आटा और चावल लेके आई हूँ तो शाम का खाना बना ले। सुबह से तो कुछ खाने को नसीब भी नहीं हुआ है। मैं खाना तो बना ही लूंगी, लेकिन पहले आप यहाँ बैठिए, मैं आपकी इस चोट के लिए तेल गरम करके लाती हूँ। रहने दे बहू, ठीक हो जाएगा। ना भूख दर्द देखती है ना अमीरों की मार। माँ जी आप मुझे बताएंगी कि ये सब कैसे हुआ? बहू आज एक सेठ आया था, मैं बस उसका पैर पकड़ रही थी, उससे पैसे मांग रही थी तो उसके कपड़े ना मेरे हाथों से गंदे हो गए, तो उसने मुझे लातों से मारा। बहुत चोट लग गई इसी चक्कर में। माँ जी देखिए, अब आप कल से मंदिर के बाहर भीख मांगने नहीं जाएंगी, क्योंकि कल से मैं जाऊंगी आपकी जगह भीख मांगने के लिए। नहीं नहीं बहू, तू कहीं नहीं जाएगी।
यहाँ लोग अच्छे नहीं है, ना ही उनकी नीयत। तू समझती क्यों नहीं है? माँ जी मैं ठीक हूँ, तो मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। बस आप 2-3 दिन आराम करो। अब अगले दिन कमला की जगह चंदा मंदिर के बाहर भीख मांगने पहुंचती है और आने जाने वालों से भी चंदा के साथ उनके अगल बगल में बैठे लोगों को पैसे देकर जा रहे थे। तभी एक आदमी वहां से गुजरता है, जिससे चंदा कहती है, अरे भाई साहब, भगवान के नाम पर कुछ तो दे दो। सुबह से भूखी हूँ भाई साहब, कुछ तो दे दो। अरे बहन जी, कहीं और जाके मांगो ना। अरे हमारे पास तो खुद खाने के लिए पैसे नहीं है, तो आपको कहाँ से दूं? हाँ, हमारे पास ई टिकट है, ई रख लो आप, और सुबह सुबह आकर देख लेना, क्या पता लॉटरी लग जाए आपकी। हमारी तो किस्मत खराब है, ये तो हमको पहले से पता है। शायद आपकी किस्मत अच्छी हो, जांच लीजिए। ये तो मुझसे भी ज्यादा रौंदू निकला। लेकिन मैं इस टिकट का क्या करूँगी? क्या ही करूँ, रख लेती हूँ, कल देख लूंगी। कहीं ये भगवान को कोई इशारा हो। चंदा ये बोलकर उस लॉटरी के टिकट को रख लेती है और देर शाम थोड़े से पैसे और राशन के साथ घर आती है, तो वो देखती है कि उसकी सास कमला खाना बना रही है। माँ जी आप रहने देती, मैं तो आ ही रही थी। चलिए आप आराम कर लीजिए, मैं खाना बना लेती हूँ। मुझे ऐसा लगता ही नहीं कि तुम मेरी बहू है, बल्कि तू तो मेरी बेटी है। बेटी, तूने मेरा जितना साथ दिया है उतना तो मेरे बेटे ने भी नहीं दिया है मेरा साथ। माँ जी आप उन्हें याद ना ही किया कीजिए। जो हमें छोड़कर जा सकता है वो हमारे लिए कब का मर चुका है। हाँ बहू, आज भी मुझे याद है जब वो हमें स्टेशन पर छोड़कर ये कहकर गया था, और हमने 2 दिन तक उसका इंतजार किया, लेकिन वो नहीं आया। माँ जी आपने ही मुझे संभाला है और आप रो रही हो। आप तो मेरी हिम्मत हो माँ जी। हम दोनों ही अब एक दूसरे का सहारा हैं बहू, तू मेरी हिम्मत है। कमला की बहू चंदा बहुत समझदार थी और कमला भी अपनी बहू को कभी कुछ नहीं कहती, क्योंकि वो जानती थी कि उसके सिवाय उसका है ही कौन। अब अगले दिन भी चंदा है मंदिर जाती है और मंदिर के बाहर बैठी होती है। तभी उसकी नजर कल वाले आदमी पर जाती है जिसने उसे लॉटरी टिकट दी। अरे इसे मैंने कहीं देखा है और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है? इसे देखकर कुछ याद आना चाहिए, लेकिन अब तक याद नहीं आ रहा, और ये मेरी तरफ ही तो आ रहा है। अरे बहन जी, लॉटरी नहीं लगी का आपकी? कोई बात नहीं, होता है। अब तो हम भी इधर उधर भटक के थक गए हैं। अब तो हम भी यही सोच रहे हैं, यही बैठ जाते हैं आपके बगल में। अरे नहीं नहीं भाई साहब, भगवान न करे ऐसा किसी को दिन देखना पड़े। कहाँ बताए बहन जी, काम तो छूटा पड़ा है, कहीं नौकरी कोई दे ही नहीं रहा, और किस्मत वो तो कभी साथ देती ही नहीं है। बस इधर उधर भटक रहे हैं ताकि कुछ मिल जाए काम। सब ठीक हो जाएगा। भगवान के घर में देर है पर अंधेर नहीं। वो अपने भक्तों को कभी भी निराश होने नहीं देते हैं। उस आदमी के चले जाने के बाद चंदा पास की दुकान पर जाती है और उस आदमी ने जो लॉटरी की टिकट चंदा को दी थी वो दिखाते हुए चंदा कहती है, ये लॉटरी की टिकट ले लीजिए, क्या पता इसका कोई नंबर मिलता है। दुकानदार लॉटरी की टिकट लिए नंबर को चेक करता है और बार बार वो चंदा को भी देख रहा था। क्या हुआ, नंबर नहीं मिल रहा क्या? लगता है हम गरीबों का कभी भला हो ही नहीं सकता। चलती हूँ, अब इस लॉटरी का टिकट भी आप ही रख लीजिए। लेकिन जब चंदा जाने लगती है तो दुकान वाला चंदा को बताता है कि उसकी लॉटरी लगी है, वो भी 15,000 की, जो कि चंदा के लिए बहुत बड़ी रकम थी। और चंदा का तो बहुत ज्यादा मन खुश हो जाता है। अब चंदा वहाँ से सीधे घर आती है। माँ जी आज तो मैं बहुत खुश हूँ, और आप सुनोगी ना तो आप भी बहुत खुश होगी। अरे लेकिन हुआ क्या है ये तो बता। माँ जी कल मुझे एक आदमी लॉटरी का टिकट दे गया कि मेरे पास यही है, बाकी आपकी किस्मत हो तो आपकी लॉटरी निकल सकती है, और आज पूरे 15,000 की लॉटरी लगी है माँ जी। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है बहू, इसलिए कहा गया है भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। अब चंदा अपनी सास को पैसे दे तो देती है, साथ ही भंडारे का लाया खाना भी देती है, जिसमें बेड़मी पूरी और सब्जी होते हैं, और कमला को वो बहुत पसंद आते हैं। माँ जी देखो, इन पैसों से हम अपना काम शुरू करेंगे। लेकिन क्या बहू, हम क्या कर सकते हैं इन पैसों का? ऐसा क्या चला सकते हैं जिससे हमें बराबर पैसा आए, हमारा घर का काम भी बहुत अच्छे से चल जाए। माँ जी ये पूरी सब्जी की दुकान कैसी रहेगी? मैं बनाया करूँगी और आप सबको दिया करना, और पैसे भी आप ही लेना। ये तो सही कह रही है। हम मंदिर के बाहर, अरे वो कौन सी पूड़ी है, क्या नाम बताया था तूने, जो सब्जी के साथ दुकान लगाएंगे? ये मसाले वाली पूरी है माँ जी, जिसे बेडमी पूरी कहते हैं। अब 2-3 दिन बाद ही दोनों सास बहू बेड़मी पूरी और सब्जी की दुकान लगाती हैं, जहां पहले ही दिन उनकी दुकान पर अच्छी खासी भीड़ होती है, और दोनों ही सास बहू की मेहनत से दोनों अच्छा खासा कमा लेती हैं।
अब अगले ही सुबह दोनों बेड़ में पूरी सब्जी की दुकान लगाती हैं। तो उसके पास वही आदमी आता है जिसने चंदा को लॉटरी का टिकट दिया था। अरे माई, 2 दिन से भूखा हूँ, कुछ खाने को दे दो। अरे हट हट, जा यहाँ से। अभी तक बोनी भी नहीं हुई है और ना जाने कहाँ से चले आते हैं। अरे नहीं माँ जी, ये तो वही है जिन्होंने मुझे लॉटरी का टिकट दिया था। अरे बहन जी, आपको कहीं तो देखा है। अरे आप तो वही हो ना जिसको लॉटरी का टिकट दिया था हमने। लग गया का? अच्छा है, किसी का तो भला हुआ। चलिए हमें कुछ खिला दीजिए, हम आपके बर्तन भी धो देंगे इसके बाद। हाँ हाँ, आप पहले खाना खा लीजिए, फिर आप यहाँ हमारे साथ काम करिएगा, जिसके मैं आपको पैसे भी दिया करूँगी। आपकी ही बदौलत आज हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं। अरे हाँ हाँ, जरूर करेंगे। अरे आपका तो बहुत बहुत धन्यवाद हो। चंदा को जिस आदमी ने लॉटरी का टिकट दिया था, चंदा अब अपनी ही बेड़ में पूरी सब्जी की दुकान पर उसे काम पर रख लेती है, जिससे उस आदमी को काम मिल जाता है और चंदा का भी काम अच्छा निकल पड़ता है, क्योंकि वाकई वो बहुत ही अच्छी बेड़ में पूरी और सब्जी बनाया करती थी।